एक तीर से दो शिकार करने का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको भारत ने सफलतापूर्वक अपनाया है और अब पूरे विश्व के साथ साझा करने जा रहा है? आज विश्व के सामने वो कौन सी दो बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो भारत में ढूंढ रहे हैं? और विश्व के सभी बड़े देशों को यानी G20 के मेंबर्स को ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को ही पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए? और शायद यही कारण है कि G20 कंट्रीज की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से सर्वसम्मति से भारत को सौंपी गई है। और यह अध्यक्षता सौंपते हुए इन G20 कंट्रीज ने, जिसमें विश्व के सभी बड़े देश आते हैं और विश्व के जीडीपी का 90% शेयर भी इन्हीं देशों के पास है, इन देशों ने भारत के प्रयासों की खुले दिल से तारीफ की है। जबकि कुछ दिनों पहले तक इनमें से ज्यादातर देश भारत द्वारा रसिया यूक्रेन क्राइसिस पर लिए गए रुख से असहमत थे। और वही देश आज भारत से यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस क्राइसिस को खत्म करने का जिम्मा उठाए। खैर, जिन दो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं और जो अभी G20 के एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या और फूड क्राइसिस यानी खाद्यान्न संकट की समस्या। और इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने क्या सॉल्यूशन दिया है विश्व को, इसको जानने से पहले यह समझते हैं कि भारत का खुद का प्रदर्शन कैसा रहा है इन समस्याओं से निपटने में। जहां विश्व के कुल कार्बन एमिशंस का करीब 30% यूएसए द्वारा, 20% यूरोपियन यूनियन द्वारा और 17% चाइना द्वारा किया जाता है, वहीं भारत का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 3.4%। यही नहीं, भारत अकेला ऐसा देश है G20 कंट्रीज में यानी विश्व के सभी बड़े देशों में जो अपने एनडीसी टारगेट्स यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, या सरल शब्दों में कहें तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए कमिटमेंट्स को पूरा करने के हिसाब से अभी तक कमोबेश सफल रहा है। और इस बात को अमेरिका सहित सभी बड़े देशों ने स्वीकार किया है। दूसरा, भारत जिसके पास विश्व का मात्र 2.4% लैंड एरिया है और विश्व की 18% पॉपुलेशन है, इसके बावजूद वो ना सिर्फ खुद अपने लिए पर्याप्त अनाज का उत्पादन कर पा रहा है बल्कि और देशों को भी सप्लाई कर रहा है। जबकि हमारे यहां तो एग्रीकल्चर में कोई खास टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं होता है, सारा मैनुअल लेबर से खेती होती है और ज्यादातर खेती तो मॉनसून पर डिपेंडेंट है, बिना कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के। फिर भी भारत में फूड सप्लाई हमारी जरूरत से ज्यादा ही है। और इस तरह भारत क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल, एक सक्सेसफुल उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और इसीलिए यह लाजमी भी है कि भारत अब विश्व का मार्गदर्शन करे इन चुनौतियों से निपटने के लिए। और इसका जो सॉल्यूशन भारत ने विश्व को दिया है वो दरअसल भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम भी है, और वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचारधारा से पर्यावरण की समस्या और फूड क्राइसिस की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। दरअसल इसका उत्तर है हमारी फूड हैबिट्स में। भारत में प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वहीं बाकी देशों में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में एनिमल बेस्ड या नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में
एवरेज मीट कंजम्पशन पर पर्सन पर ईयर है 128 किलोग्राम, यूरोपियन यूनियन में 79 किलोग्राम, चाइना में 63 किलोग्राम और वर्ल्ड एवरेज है 42 किलोग्राम, जबकि भारत में मात्र 4.85 किलोग्राम। ऐसा नहीं कि भारत में वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, एक्चुअल में वेजिटेरियन तो सिर्फ 1/3 ही है, जबकि 2/3 लोग तो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन मीट उनकी मेन डाइट नहीं है। भारत में नॉन वेजिटेरियंस की भी मेन डाइट तो सीरियल्स यानी अनाज ही है, मीट तो वो कभी कभार खाते हैं। और इसीलिए हम अगर एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें कि क्रॉप लैंड और जानवरों को चराने के लिए यूज होने वाली पास्चर लैंड दोनों शामिल है, उसका डेटा देखें तो हम पाएंगे कि यूएस के 1.24 हेक्टेयर पर हेड और वर्ल्ड एवरेज 0.63 हेक्टेयर पर हेड के अगेंस्ट में भारत में मात्र 0.13 हेक्टेयर पर हेड ही एग्रीकल्चर लैंड है। और अगर पूरा विश्व अमेरिका जैसी फूड हैबिट्स अडॉप्ट कर ले तो हमें टोटल हैबिटेबल एरिया का 137% एग्रीकल्चर पर्पज के लिए चाहिएगा, यानी कुल अवेलेबल लैंड से भी 37% ज्यादा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एनिमल बेस्ड फूड सस्टेनेबल नहीं है। जबकि अगर पूरा विश्व भारत जैसी फूड हैबिट्स अडॉप्ट कर ले तो हमें मात्र 22% लैंड ही चाहिएगी। इसीलिए प्लांट बेस्ड फूड को सस्टेनेबल फूड कहा जाता है। यही नहीं, एनिमल बेस्ड फूड पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। उदाहरण के लिए, अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन मटर यानी पीज के जरिए प्राप्त करें तो इसमें 0.4 किलोग्राम CO2 का एमिशन होता है। वहीं अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन बीफ यानी कैटल मीट के जरिए प्राप्त करें तो फिर इसमें 90 गुना ज्यादा यानी करीब करीब 36 किलोग्राम CO2 का एमिशन होता है। यानी अगर हमें फूड क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज दोनों चुनौतियों का सामना करना है तो हमें एनिमल फूड से प्लांट बेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट होना होगा। और चूंकि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि सभी जानवर भी एक ही परिवार का हिस्सा है, इसीलिए अगर ये फिलॉसफी सभी देश अपना लें तो फिर हम शायद सस्टेनेबल फूड को भी अपना पाएंगे। हां, अगर किसी को मीट छोड़ने में तकलीफ हो तो उनके लिए आजकल मार्केट में प्लांट बेस्ड मीट भी आने लग गया है, जो ना सिर्फ दिखने में, पकाने में, टेस्ट में और प्रोटीन कंटेंट्स में बिल्कुल एनिमल मीट जैसा ही होता है, बल्कि साथ ही ज्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि इनमें कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। So let us all pledge to give up animal based foods and adopt the plant based foods, because as they say, wings are for flying, not frying. Thank you and Jai Hind.